ये चूंकि उनका नेता है, उसमें सारी वॉइसेस मेरी है, इवन एंड वॉइस प्रोडक्ट विंडो की वॉइस भी मेरी है। सो आई हैड टू मेक इट इन अ वे कि ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग लगे। मार्केट में हमारा नया शिकार आया है, लेकिन उसे खाते ही हमारे दांत टूट गए। सो यू हैव टू चेंज दैट कि आपको लगे कि हाँ यार दांत टूट गए उसके। देन नाउ देयर इज अ सेकंड कैरेक्टर कि आप समझ लीजिए कोई एक बूढ़ा विजडम वाला आदमी है, उनका बनाने चले थे बॉयलों में गुफा, हमारी तो फौजों के प्राण ही निकल गए। सो ही इज एन ओल्ड मैन, ठीक है ना। एंड देन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपित जैन, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित। दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में मैं आपको आवाज की दुनिया के एक जादूगर से मिलवाने वाला हूं। इन्होंने अपनी आवाज से ना जाने कितनी कहानियों को जिंदा किया है। इनका सफर मुजफ्फरनगर के एक पुलिस ऑफिसर के घर में जन्म लेने से शुरू हुआ और आज डिस्कवरी, बीबीसी, नेशनल ज्योग्राफिक और दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इनकी आवाज गूंजती है। तो चलिए मिलते हैं वॉइस इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार सुरजन सिंह से। तो सुरजन, शुरुआत करते हैं हम। थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका कैसा बचपन रहा, अपनी स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? Okay. So thank you so much, Deepit, for having me on your show. Bachpan, my father was in the police. Okay. UP में he was a very dynamic officer. Okay. And so हमारा UP में घूमना होता था. And थोड़ा सा शायद बाकी बच्चों से थोड़ा से हम उस वक्त अलग हो गए होंगे, क्योंकि मैं एक तो बचपन में बोर्डिंग स्कूल चला गया देहरादून में। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ मेरे फादर रहे, यूपी उस वक्त उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था जी, तो भी एक बड़ा स्टेट था। एंड माय फादर वाज ट्रांसफर्ड इन मुरादाबाद, बनारस, अलीगढ़, प्लेसेस लाइक दैट। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे हम लोग उनके साथ जाते थे। तो होता है कि आपके कोई लाइफ टाइम दोस्त नहीं बन पाते। तो लेकिन we've had a very, वो हमारी जनरेशन का उस वक्त एक चाइल्डहुड कमाल का रहा है, बिकॉज थैंकफुली हमारे पास उस तरह की मोबाइल और इस तरह के नहीं थे, गैजेट्स एक्सेस नहीं थे। तो इट वाज ऑलवेज वेरी रिलैक्स्ड एंड एक किस्म की बोरियत थी। तो उस बोरियत से जो है ना क्रिएटिविटी को पनपने का मौका मिल जाता है। सो दैट वाज द हाई पॉइंट। तो फिर आपका वॉइस एक्टिंग में आना कैसे हुआ? अगर मैं इसको रिफ्रेम करूं, कि आपका सवाल की है कि स्कूल में क्या ऐसी कोई इंस्पिरेशन थी जिससे वॉइस ओवर में आना, मतलब जैसे स्कूल में बोर्डिंग स्कूल की एक अलग लाइफ होती है, मे बी आपने कुछ ड्रामेटिक्स में पार्ट लिया वहाँ पर। डेफिनेट। तो होता क्या है कि हमारे स्कूल में, मेरा स्कूल था कर्नल ब्राउन स्कूल देहरादून। उस वक्त क्लास 10 तक था, अब वो क्लास 12 तक है, विच इज़ इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कूल, इट्स गॉट ह्यूज कैंपस। तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि ड्रामेटिक्स, एक्सटेम्परी, डिबेट्स एंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इन चीज़ों पे बहुत फोकस था। एंड सिर्फ इट वाज नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर्स इक्वली पार्टिसिपेटेड। सो बोर्डिंग स्कूल का एक एडवांटेज ये रहता है, देयर इज नथिंग लाइक 7:30 to 2 or 1। ये पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट करिकुलम, इज पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन। तो जैसे डिबेट्स हो गए, तो देवर हाउसेस होते हैं, उनके बीच में पहले उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो एट द सेम टाइम फाउंडर्स डे हो गए, लेकिन इवन अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज्ड टू हैव अ ड्रामा कॉम्पिटिशन अमंग्स्ट हाउसेस। एंड ICSE बोर्ड था, तो हमारे यहाँ शेक्सपियर और इन चीज़ों पे बहुत फोकस था। तो आई रिमेंबर मैंने टीन लेवल पर जूलियस सीजर किया हुआ है। आई हैव प्लेड जूलियस सीजर, आई हैव प्लेड ब्रूटस, आई हैव प्लेड कैसियस। सो इट वाज, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में एग्जिस्ट कर जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप उसका डायरेक्ट कॉरिलेशन ढूंढेंगे कि नहीं इस वजह से मैं आया हूँ, आई कैन नॉट से इट। लेकिन एंड फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती थी। माई प्रिंसिपल इन द स्कूल, एक दिन उन्होंने सिर्फ बुक रीडिंग कंपटीशन कराया। नाउ इट इज सच अ सिंपल थिंग कि आप कोई एक बुक ले रहे हैं, कोई प्रोस ले रहे हैं और आप उसमें से पढ़ रहे हैं, एंड देन बच्चों को एक कंपटीशन आप करा देते हैं ना। आपको बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ लग सकती है, बट आई थिंक इट गोज अ लॉन्ग वे। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं वो
स्टे कर जाता है आपके स्टे साथ। कर जाता है आपके सबकॉन्शियस में, आपको शब्दों के उच्चारण का एक एहसास हो जाता है कि नो आई नीड, ये कैसे बोला जाता है, तो बिल्कुल, बच्चों को इसका एहसास हो जाता है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं उसके बीज तो उसी वक्त पड़ गए होंगे। तो इससे पहले कि हम आगे चलें और आपके वॉइस ओवर करियर की जर्नी के बारे में डिस्कस करें, हम ये जानना चाहते हैं कि वॉइस ओवर एग्जैक्टली होता क्या है। बिकॉज लोगों की ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कई लोग सोचते हैं खाली कार्टून कैरेक्टर्स की डबिंग को वॉइस ओवर कहते हैं, कई Correct. लोग सोचते हैं कि दूसरे लोगों की आवाज़ें निकालने को वॉइस ओवर कहते हैं। तो आप हमें समझाइए इस बारे में। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बहुत से लोग, मतलब ये एक मजाक की चीज़ है हाँ कि जी, हाँ जी। अक्सर लोग ये कहते हैं अच्छा वॉइस ओवर्स करते हो, अच्छा, और नहीं, वो तो ये कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, हाँ, और क्या करते अपने हो? कमाने के लिए क्या करते हाँ, हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उनका पर्पस ये जानने का होता है कमाने के लिए क्या करते हो। तो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। या डेफिनेटली मैं भी जब आया था इंडस्ट्री में मुझे भी एहसास नहीं था कि ये एक इंडस्ट्री है और इससे आपका ये एक साधन हो सकता है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो सकता है। तो सो जब तक क्या था कि अगर आप मीडिया की पूरी उस पत्ती को देखें तो वॉइस ओवर्स का क्या रोल रहा है कि अगर 1 मिनट के लिए आप अपनी जितनी भी स्क्रीन्स को आप देखते हैं उन स्क्रीन्स को अगर आप म्यूट कर दें ओके। तो आपको अचानक एहसास होगा कि वॉइस ओवर्स का क्या रोल है। कितना बड़ा वॉइड आपको दिखाई देगा, सुनाई मतलब Exactly. सुनाई तो नहीं देगा। हाँ, आप उन सारी स्क्रीन्स को म्यूट कर हाँ जी, हाँ दीजिए, जी। चाहे वो आपकी टीवी स्क्रीन्स हैं, चाहे वो आपके आईपैड की स्क्रीन है, चाहे वो आपके मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे वो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्क्रीन, सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, एएसएमआर होता है, हाँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही आपको कुछ दिखेगा। सो वॉइस ओवर्स कहीं सामने नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो सबलिमिनली हर चीज में रिक्वायर्ड होता है। तो चाहे वो आपकी, अगर हम इस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर आप अकेले खाली ऑडियो लेड प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो आ जाते हैं जैसे कि पॉडकास्ट हो गए, ऑडियो स्टोरीज हो गई, ऑडियो बुक्स हो गई, जो जैसे कि आप ऑडिबल, कुकू एफएम और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं, जिनमें हम बुक्स और बहुत सी अदर दूसरे एवेन्यूज को सुन सकते हैं। रेडियो प्लेज पहले बहुत हुआ करते थे, अब अभी काफी कम हो comparatively गए हैं, कम हो अब गए। वापस से उनका एक रिसर्जेंस आ रहा है। Yes, अब अच्छा। उनका रिसर्जेंस आ रहा है। ओके। तो एक तो ये एवेन्यू होता है। दूसरा जो एक काम बीच में काफ़ी शुरू हुआ था जो अब थोड़ा सा काफ़ी कम हो गया, दैट इज़ ई लर्निंग। बहुत सारा कंटेंट जो ई बुक्स और ई प्लेटफॉर्म्स पर आता था उनको वॉइस हम देते थे। देन तो ये तो हो गए जो बिल्कुल वॉइस ड्रिवन। एक सबसे बड़ा एवेन्यू वॉइस ड्रिवन इज रेडियो। रेडियो जब हम शुरू करते हैं, जहाँ से अमीर सयानी साहब के साथ समय से, और जो उन्होंने जिस तरह की जो ऊंचाई दी है इस मीडियम को, तो इस तरह का मीडियम रहा। लेकिन जो ज़्यादातर इस वक्त वॉइस ओवर्स के काम होते हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग होते हैं, दे आर रिलेटेड टू फिल्म्स। ओके। सो चाहे वो ऑडियो फिल्म्स हो, ऑडियो विजुअल्स हो, चाहे वो आपकी सोने लुमियर हो जिसे हम लाइट एंड साउंड शोज कहते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू, या फिर म्यूजियम्स में जो हम वॉइस ओवर्स देते हैं, या फिर जो फिल्म्स बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, और टीवीसीज जो बनते हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप टीवीसी को म्यूट कर दें तो मजा ही नहीं आता उसमें, आपको ब्रांड समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो और जो पहले टीवीसीज होते थे अब डिजिटल मीडिया में भी एड्स बन रहे हैं। तो दीज आर ऑल द एवेन्यूज ओके जो सो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी स्क्रीन आज की डेट में कोई भी बंदा देख रहा है, चाहे वो मोबाइल है या हमारे टैबलेट्स पर है या टेलीविज़न है या गाड़ी में देख रहे हैं, तो एनी स्क्रीन, इवन इन द सिनेमा हॉल्स जो मैंने देखा है मूवी से पहले एड्स चलती हैं, तो हर जगह पर जो भी बैकग्राउंड में वॉइस चल रही है दैट इज़ पार्ट ऑफ द वॉइस ओवर इंडस्ट्री। करेक्ट बेसिकली एवरीथिंग। द बेस्ट पार्ट इज कि टीवी स्क्रीन पे क्योंकि लोग दिखाई देते हैं तो वहां से पॉपुलैरिटी के साथ लोग फेस रिकग्निशन हो जाती है, एंड उसके साथ फिर एक हेलो इफेक्ट आ जाता है लोगों के दिमाग में कि अच्छा ये ऐसे दिखते हैं तो ऐसे होंगे। बट वॉइस ओवर्स के साथ लोगों को नहीं वो हो पाता। तो नॉर्मली जैसे आप टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए वॉइस ओवर करते हैं या एवीज के लिए करते हैं, वर्सेस जब आप डबिंग करते हैं किसी कार्टून कैरेक्टर के लिए या किसी वीडियो के साथ डबिंग कर रहे हैं जहाँ लिप सिंक इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा मज़ा किस में आता है और ज़्यादा मुश्किल कौन सा है करने पे?
ओके, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. मुश्किल दोनों हो सकते हैं ओके. और आसान भी आप दोनों बना सकते हैं. तो आसान हमारे इंडस्ट्री में जो भी होता है ना, तो वो बड़ी एक बड़ी टेढ़ी खीर है कि अगर वो आसान आपके लिए लग रहा है, आपके लिए अगर वो बहुत सिंपल है और अगर वो आसान है ना, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल ढूंढिए. मेरा ऐसा मानना. ओके. अगर टीवीसी में फॉर एग्जांपल कोई आपको लाइंस मिली हैं और अगर आपको वो लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल रूट है, तो आप उसके कम से कम 2 से 3, 4, 5 या 6 रूट्स ढूंढिए. ओके. so that it surprises not the audience. And when I say audience, of course, it's going to surprise your directors as well. जी जी जी. तो आप उसके थोड़े से ऑप्शंस ढूंढिए कि आप कैसे सरप्राइज, एंड दैट्स हाउ यू सरप्राइज योरसेल्फ. अगर आप खुद को सरप्राइज नहीं कर रहे हैं तो फिर इस काम में कोई मजा नहीं है. एग्जैक्टली. कमिंग टू व्हाट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, डेफिनेटली डबिंग डिफिकल्ट हो जाती है. डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है, it's not the sync dubbing. It is, आप एक सर्टेन फ्रेम में बंधे हो, आपके पास फ्री हैंड नहीं है. कैरेक्टर ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसकी आवाज डिसाइडेड है, उसका बिहेवियर डिसाइडेड है, उसका मैनरिज्म डिसाइडेड, एक्सप्रेशंस वगैरह सब ऑलरेडी सेट है. एवरीथिंग इज देयर. अब उसको आपको कंटेक्चुअलाइज करना है. जी. ज्यादातर डबिंग इंडिया में इंग्लिश टू हिंदी होती है, कुछ चाइनीज टू हिंदी भी होती है. ओके. लेकिन इंग्लिश टू हिंदी ज्यादा होती है. ओके. अब आप उसको इस फ्रेम में समझ के देखिए कि इंग्लिश क्योंकि एक बहुत ही स्टकअप भाषा है, थोड़ी सी स्ट्रेट जैकेट लैंग्वेज है, जहाँ पर एक्सप्रेशंस इस तरह से फ्लो नहीं करते जिस तरह से हिंदी में फ्लो करते, या हमारी और लोकल लैंग्वेजेस में, या हमारी और लोकल लैंग्वेजेस में. करेक्ट. तो हमारे यहाँ भाषा का जो चेंज ओवर होता है, अब और सिर्फ अगर इंग्लिश से हिंदी में ही नहीं, मैं अगर आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तमिल टू हिंदी ही बता दूं, तो आप देखेंगे कि उसका जो टेम्पो है वो बहुत फास्ट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. अरे मैंने तो उसको कहा था वहां जाने का है, अरे मैंने तो उससे कहा था तू वहां क्यों नहीं गया. हाँ. आप नॉर्मली ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन आपको इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि तमिल की जो लिप सिंक है, तमिल तेलुगु कन्नड़ की फास्ट है. बिल्कुल. आपको उसके लिप्स को मैच करने के लिए आपको फास्ट बोलना पड़ रहा है. बिल्कुल. तो वो सटलिटी चली जाती है. सो देयर इज अ गैप जो आपको ब्रिज करना पड़ता है, वो है उस सटलिटी को उसके साथ ब्रिज करने. इट टेक्स टाइम. सो वन, इट टेक्स टाइम. आपको उस कैरेक्टर में मेंटेन करना है और उस बॉक्स के अंदर बने रहना है. सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स it becomes a little more challenging. And then the voice actor like you has to ensure कि मेरे को अगर यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक वो सीन है, चाहे मेरी लाइंस लंबी आ रही हैं, तो या तो मैं उसको मॉडिफाई करूँ, मुझे फिट करना है किसी भी तरीके से. सिर्फ फिट करना नहीं है, हाँ, एक्सप्रेशंस के साथ एंड ओपन लिप एंड क्लोज लिप, हाँ, वो भी ध्यान रखना है. अगर एक्टर ने से फॉर एग्जाम्पल तमिल वॉइस में अगर उसने अपना लास्ट में कुछ ऐसा बोला जिससे उनका मुंह खुला रह गया और आपका बंदा और लेकिन मेरी हिंदी में व्याकरण में वो बंद हो रहा है, तो मुझे ऐसा शब्द ढूंढना पड़ेगा उसके लिए कि वो ऐसी पॉइंट पे एंड करे कि मेरा मुंह भी खुला हुआ दिखे. जी जी जी. तो इतनी इम्प्रोवाइजेशन आप लोगों को अलाउड होती है? बिल्कुल स्टूडियो में, मतलब द डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो बैठे हैं वो ऐसे आपको फोर्स नहीं करते कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है आपको नहीं वही बोलना पड़ेगा? ये कम से कम एंटरटेनमेंट में तो नहीं होता. जी जी. अनलेस कोई आप बैंकिंग की या इस तरह की कोई डबिंग कर रहे हैं जहाँ पर एक ऐसी रिक्वायरमेंट है. जी जी. तो क्योंकि उनके सर्टेन पैरामीटर्स हैं जहाँ पर दे कैन नॉट गो ऑफ द स्क्रिप्ट. जी जी जी. बिकॉज ऑफ द लीगल. खासतौर से फिक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. फिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. फिक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इनफैक्ट इसको इनकरेज किया जाता है कि हम जितना उसमें इम्प्रोवाइज कर सकें. तो ये एक बहुत अच्छा लेवरेज भी है जी. इसलिए वो जो डिफिकल्ट एंड आप जो इजी का कंपोनेंट कह रहे हैं उसमें यही है कि वी हैव दैट लेवरेज, हम उसको थोड़ा सा कर सकते हैं इम्प्रोवाइज इस तरह से. तो आपने डिज्नी के साथ भी बहुत काम किया शुरू में? तो मैंने डिज्नी का ऐसा था, डिज्नी का शुरू में बहुत काम ज़्यादातर मुंबई होता था. ओके. बट उनका काफ़ी काम होना शुरू हुआ दिल्ली में जब क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली रहा. तो उनका ज़्यादातर काम तब हुआ जब यूटीवी को डिज्नी ने एक्वायर किया. और यूटीवी के अपने चैनल्स थे, हंगामा एंड यूटीवी एक्शन और इस तरह के. और इंडिया में यहाँ दिल्ली में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हिस्ट्री, और जब वो हिस्ट्री आया था उस प्लेटफॉर्म पर तब वो यहीं दिल्ली में ही हुआ करते थे यूटीवी. एंड दैट्स वेयर
I started my career with. I actually started my career with dubbing. ओके तो एंड एक दिन में हम कोई 8 या 7-8 स्टूडियो में तो एपिसोड्स में तो करते ही थे काम. ओके तो इतने एपिसोड्स तो डब करते थे. इनफैक्ट आई वाज वंस कैलकुलेटिंग कि मैंने शायद 2003 या 4 से लेकर के 2014-15 तक मैंने शायद 5-6 हज़ार एपिसोड्स पे डब कर लिया होगा. दैट्स इंटरेस्टिंग. या तो ये जैसे आपने डिज्नी और डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी की बात करी, तो इनका उस समय ऑडिशन प्रोसेस क्या होता था, और क्या आज भी वॉइस आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी है इनमें काम मिलने की? ओ यस, बिल्कुल. तो उस समय आपका कैसे ऑडिशन प्रोसेस होता था? सो देखिए, आज आप समझ सकते हैं वो 2003-2004 वाज अ वेरी एनालॉग पीरियड, नॉट सो डिजिटली. वो नहीं था कि जहां आप अपने आप को शोकेस कर सकें. सो द ओनली वे वाज कॉल द लैंडलाइन, ओके टेक एन अपॉइंटमेंट, ओके. से आई एम अवेलेबल एज अ या स्टूडियो. आप वहां जाकर लाइव मतलब ऑडिशन देना पड़ता था? आपको लाइव ऑडिशन नहीं देना. Okay, ऑडिशन तो लाइव आपको आज भी देना पड़ेगा. ओके. वो एग्जिस्ट आज भी करता है. So it is लेकिन just like बट आप कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको आज भी लाइव ऑडिशन देना है. Correct. ऐसी वॉइस में भी आपको देना है. वो आज भी आपको देना पड़ेगा. वो मैकेनिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है. ओके. तो लेकिन आज अपने आप को सेल करना या प्रेजेंट करना थोड़ा इजी हो गया है. कि अगर आप बहुत नए हैं, तो अगर आप डबिंग से रिलेटेड कोई क्लिप खुद ही डब कर लें और शोकेस कर दे, तो आसान हो जाता है आपके लिए स्टूडियो को कन्विंस करना कि वो आपको डबिंग के लिए बुला ले और आपको कुछ काम वहाँ पर. क्योंकि मैंने देखा है आजकल बहुत सारे जो वॉइस आर्टिस्ट हैं जो नए एस्पायरिंग हैं, खासतौर से वो अपना इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं एंड ऑल देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर देयर. Yeah, yeah. अपने सैंपल्स वगैरह डाल रहे हैं. So I the encourage that, agencies can actually approach them directly. Absolutely. And I really encourage that. It's very, very important. In fact, सिर्फ वही नहीं, मैं तो खैर हर किसी को कहता हूँ, everyone should use Instagram. ये डालने के लिए नहीं कि आज आपने क्या खाया और क्या पिया और कहाँ घूमने गए. अपने आप को मार्केट करने के लिए, अपने आप को मार्केट करने के लिए. These are beautiful platforms. These are wonderful platforms. Showcase your talent. आप में आज अगर कोई टैलेंट है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आप अपनी आवाज़ के साथ कुछ कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म. बिल्कुल बिल्कुल. बजाय जस्ट एक फ्रिवलस एक्टिविटी के लिए कि आप यहाँ गए और वहाँ गए और आपने उसको वेस्ट कर दिया. आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. तो पहले जैसे आज से मान लीजिए हम 15 साल पहले की बात करें तो ज़्यादातर क्या होता था कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ थे वो वॉइस आर्टिस्ट को कॉन्टैक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनको काम कराना होता था. बट सोशल मीडिया के बूम के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर आर्टिस्ट को अब डायरेक्टली अप्रोच कर लिया जाता है? ऐसा होता है. ओके. ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टूडियोज़ का रोल बहुत ही स्पेसिफिक है. आई थिंक दे एग्जिस्ट बिकॉज वो एक बहुत बड़ी सुविधा देते हैं. ओके. सुविधा ये है कि इफ आई एम अ फिल्म मेकर, व्हाई शुड आई जस्ट गो विद सुरजन? I must have options. I would like to see कि और कौन कौन है. So I'll go to the studio. Maybe there is a small markup, there's a small price to pay, but it's a very small price to pay. And इंडिया में भी अगर आप आज देखें तो कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है टू हायर वॉइस एक्टर्स. तो अगर आपको एक स्टूडियो मिलता है जो आपको इंश्योर कर सके कि मुझे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएं और मुझे मेरा समय पे काम मिल जाए, तो उनकी जगह हमेशा बनी रहती है और वो बनी रहनी चाहिए. मतलब वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह एक्ट करते हैं जिससे yes, they are a bridge. They are a bridge between us and the filmmaker. Sometimes वो बहुत सारे काम को हमारे आसान कर देते हैं क्योंकि वो पहले से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो कई बार डायरेक्ट फिल्म मेकर्स हमें नहीं दे पाते. ओके. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, AI का. तो आपका क्या कहना है AI के बारे में? मतलब मेरे को आई थिंक ज़्यादा इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपकी इंडस्ट्री वन ऑफ द इंडस्ट्रीज है जिसमें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ होगा, आई एम श्योर. सो मतलब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्यों हो रहा है और कैसे किस तरह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है. क्या होता है कि अंग्रेजी में एक वर्ड है sui generis. कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप से एग्जिस्ट करती हैं, अपने आप अपने उस पर एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग. आप हिस्टोरिकल टाइम से लेके आइए सिंगिंग, थिएटर, ठीक है.
ये अपने आप से एग्जिस्ट हुए। वॉइस ओवर इज नॉट sui generis. It's a very arguable statement that I'm making. One can argue over it. ये कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री से रिलेटेड आया है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो रेडियो रहा है, मतलब नीड थी तो उसने नीड जन्म थी लिया। तो उसने एक जन्म लिया, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टीवीसी बनाया, आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, तो जरूरत पड़ गई वॉइस करेक्ट, आपने एक शरबत बनाया, अब आपने कहा शरबत तो मैंने बना दिया, इसकी फिल्म भी बना दिया, मुझे लगता है कि इसको मैं बताऊं कि ये कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है, ये कितना लाल है, कितना गुलाबी है, मैं उसको बताऊं। तो उसके लिए एक ज़रूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं से जब इस तरह की इंडस्ट्री में जब इनकी ऐसे ज़रूरत पेश आती है, तो वो कहीं ना कहीं वो, चूंकि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती है, वो मतलब उस ढंग से जब वो अपनी जगह नहीं बना पाती, उसके लिए उसको एक्ट करना पड़ता है अपना एक। तो उसमें क्या है कि एआई ने जिस तरह से जिस कामों को रखना शुरू किया है कि जैसे ई लर्निंग, इस तरह के काम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट AI has taken over basically a big chunk of e-learning. सो एग्जैक्टली इसको क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली इट हैज इम्पैक्टेड दैट काइंड ऑफ वर्क। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉइस ओवर आप क्यों करते हो। इसका सवाल मेरा यहाँ पर होता है, टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम AI। आपने कहा कि मुझे अपना एक ऐड बनवाना है, मुझे इसमें एक वॉइस देनी है। आपने कहा मुझे इसमें इस तरह की चीज़ चाहिए, मुझे इसमें वो इमोशन चाहिए, मुझे इसमें इस इंसान को एक लॉस हुआ है, एक होप चाहिए, या एक चीज़ ये। यहाँ पर मुझे लगता है कि AI के लिए वो इमोशंस क्रिएट कर पाना चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज आई थिंक दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट। AI हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मदर्स डे कल गया है, और अगर हम उसमें माँ के पर्सपेक्टिव में, शायद स्क्रिप्ट में आप कुछ चीज़ें ले आए, एक चैट जीपीटी से लिखवा के, वो शायद बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर दे। बहुत, मैं ये नहीं डिनाई नहीं करूँगा, बहुत इट कुड बी माइंड ब्लोइंग, बट देन वो जब तक कि आपकी एक्सपीरियंसेस से नहीं है ना, तब तक उसके साथ आपको वो खलेगी। तो मेरा ये कहना है कि वो एग्जिस्ट करेगा, अभी बहुत अच्छे से करेगा। तो अब आपके इसलिए आता है कि तो आप वॉइस ओवर क्यों करते हैं? आप वॉइस ओवर इसलिए करते हैं कि आप उसमें किसी भी लाइंस में अपना कुछ ऐड करते हैं। वही हमारी पहले बात हो रही थी कि आप अपना इनोवेट कर सकते हो। हाँ, है ना? आप करते नहीं, कर नहीं सकते, आप करते हो, करना ही है आपको, इम्प्रोवाइज करते हो आपको उसमें इम्प्रोवाइज करना है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसमें अपना कुछ नहीं डाला, ठीक है, अपना कुछ ऐड नहीं किया, तो फिर वो AI ही हो हाँ, वो किसी जगह शायद मैं ऐसी जगह मुस्कुरा सकता हूँ। अब जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप कुछ कहिए कि बड़े अच्छे इंसान हैं दीपित आप, तो आप मुझसे क्या कहेंगे कि यार बोला तो अच्छा है आपने, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मुस्कुरा के कह दे और अच्छा लगता, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं हाँ दीपित आप बड़े अच्छे इंसान। कह रहे नहीं, वो बात नहीं आ रही, तो आप कहेंगे, तो AI कहेगा थोड़ा सा मैं और इम्प्रोवाइज, दीपित आप बड़े अच्छे इंसान हैं। अब मजा आया ना, अब नहीं, अब कह रहा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप तो बिल्कुल ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सार्कास्टिक हो हाँ सार्कास्टिक हो रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने कह दिया दीपित आप बड़े अच्छे इंसान, लेकिन आपने जो वो रुका एक जगह और आपने वो पॉज दिया, हाँ जी, हाँ जी, वो आ रहा है फ्रॉम द इयर्स ऑफ दैट आई नो दिस पर्सन, एग्जैक्टली, और हाउ मैंने उसका पूरा जितना अब्जॉर्ब किया उस चीज को, और एक लाइन में मैं अचानक से बोल पड़ा बड़े अच्छे इंसान। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि AI अभी ठीक है डेवलपिंग स्टेज में है, बट है तो आर्टिफिशियली, तो जब तक वो RI नहीं बनता, रियल इंटेलिजेंस नहीं बनता, तब तक मुश्किल है। एक और चीज है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, इवन ऐप फॉर अस वॉइस एक्ट। ओके, हमारे साथ क्या एक एडवांटेज हो रहा है कि हमें जो भी फिल्में मिलती हैं, एक ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इस पर हम कभी और डिबेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास अभी फिल्में आती हैं वो इतनी अर्जेंसी और उस पर आती हैं कि क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं किया गया, टर्नअराउंड टाइम बहुत कम होता है। तो मान लिया जाए आपको शाम को 5 बजे मिली जी, मैं अगर आज अवेलेबल नहीं हूँ शाम, तो फिल्म मेकर क्या करते हैं कि एक AI वॉइस लेते हैं, तो लगभग हमारा टेम्पो मैच करके कि लगभग ये इस रफ्तार में बोलेंगे, इस टेम्पो पर एक वॉइस ओवर को
टाइमलाइन सेट कर लेते एज ए रेफरेंस ओके और उसके ऊपर वो पूरी फिल्म बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं ओके। उससे क्या होता है, रात भर एडिटर ने काम किया तो उसका समय बच गया, टाइम बच जाता है। सुबह तक हम अवेलेबल हो गए, उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म पर वॉइस ओवर कर दीजिएगा आप अपने लेवल पे, और अगर उसमें कुछ एडिट में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो, तो ये हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज हो गया। दूसरा, कभी कभी क्लाइंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मेरी फिल्म कैसी लगेगी, तो वो उसी स्क्रैच एआई वॉइस ओवर पे उसको क्लाइंट को सुना भी देते हैं। ओके, आगे अपने क्लाइंट को दिखा देते भैया ऐसा लगेगा। बिल्कुल। अब इसमें देखिए दो धारी तलवार है, अगर क्लाइंट इतना पसंद आ गई तो वो भी चल सकता है, क्लाइंट इतना ना समझ है, उसको एआई और ह्यूमन वॉइस में फर्क नहीं पता तो वॉइस ओवर के पैसे भी बच जाएंगे। और अगर वो ना समझदार है, अगर उसको समझ में आता है कि दोनों में क्या फर्क है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। जी जी जी। एंड जनरली ये एक ट्रेंड, ये जो एआई का आप जो देख रहे हैं आज जिस लेवल पे आप उछाल देख रहे हैं, एक्चुअली उबाल शुरू हो चुका था पिछले 3 या 4 सालों से। ओके ओके, ये कोई नया नहीं है, ये 3-4 सालों से हो चुका था, बल्कि अब डस्ट सेटल हो रही है। ओके ओके, डस्ट ऐसे सेटल हो रही है कि क्योंकि अब हर रील, हर कोई, अगर आप आज एक छोटा सा लैंप भी बनाते हैं तो आप उसकी एक बहुत अच्छी एआई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आप उसके बारे में एक लाइन सोच सकते हैं और आप एआई से वॉइस ओवर करा के उसको आप सामने पूरी ऐड बन जाएगी, पूरी ऐड बना सकते हैं। उससे क्या हो रहा है कि इतना एक तरह का एक्सप्लोजन हो गया इस तरह के काम का कि सडनली जो लेगेसी ब्रांड्स हैं वो कह रहे हैं नहीं भैया, मुझे तो अपनी यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल ही चाहिए। क्योंकि जो लेगेसी ब्रांड है वो ये कहेगा कि मुझे तो लाइक, चाहे वो मारुति है, चाहे वो हांडे है, चाहे वो फिलिप्स है, चाहे वो इससे कोई भी लेगेसी ब्रांड, वो कहेगा आई कैन नॉट नहीं, बिल्कुल वो रियलिटी तो नहीं आ पाती उसमें, डेफिनेटली। तो सुजन, ऑन अ लाइटर नोट, मैंने सुना है कि आपने लॉ और सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी थी, तो फिर सडनली इतना बड़ा शिफ्ट कैसे? I mean, again, I think it was just destined because as I told you, my father was in the services, so कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैं, मतलब I had cleared the combined defense services exam in 1997. Soon, I was just in the last year of college जब मैंने क्लियर किया था, and then I had some medical issues, so I had to opt out of it. तो फिर लगा कि, और उस समय क्या था कि ये एवेन्यूज खुल रहे थे। 97-98 वाज अ पीरियड जहाँ पर कि पहले तो ये था कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स, एंड देन नाउ एमबीए हैड कम इनटू बीइंग, भाई इकोनॉमी वाज ओपनिंग अप और अब कुछ नए नए एवेन्यूज खुल रहे थे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस और ऐसा था, तो आई वाज स्टिल, मुझे लगा कि शायद मैं इसी में जाऊं, इसी फील्ड में। घर वालों ने कभी आपको बोला नहीं कि भाई ये थोड़ा सा अनसर्टन करियर है? बिकॉज नॉर्मली लोगों का होता है ना कि भाई इसको इतना ज़्यादा, उस समय तो खास तौर से 20-25 साल पहले इतना स्ट्रीमलाइन करियर नहीं मानते होंगे। हाँ, तो ये देखो, यही एडवांटेज होता है ना कि जब ज़्यादा पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स नहीं होते, तो चाहे बच्चे कुछ गलत डिसीजन लें चाहे वो सही, वो उनके अपने डिसीजंस होते हैं और वो ओन अप करते हैं उस चीज़ को, तो हम उनको लेने नहीं देते, हम ज़्यादा उन्हें ज्ञान दे देते हैं। समटाइम्स जस्ट लेट देम बी। तो यही मेरे साथ हुआ, जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स लेट मी बी, उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, तो मैंने पहले लॉ ख़त्म किया और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज पे के लिए ऑप्ट किया। उस समय 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, दोनों ऑप्शनल पेपर्स हुआ करते थे। तो आइडियली समझदारी वाला डिसीजन ये होता कि मैं एक सब्जेक्ट लॉ लूँ जी, लेकिन मैंने नहीं, मुझे तब भी था कि मैंने कहा कुछ नया सीख लेंगे, तो मैंने सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी अपने नए सब्जेक्ट्स लिए। एंड फाइनली एज लक वुड हैव इट, उसमें नहीं हुआ। बट देन जब नहीं हुआ तो मैं ऑल इंडिया रेडियो टेस्ट के लिए अप्लाई किया एंड ऑल इंडिया रेडियो में मेरा सिलेक्शन हो गया। ऑल इंडिया रेडियो में कैसा एक्सपोजर रहा आपका? क्या सिस्टम था उस समय ऑल इंडिया रेडियो का? ओके, सो मैं, हाँ, एट द ऑनसेट मैंने वहाँ पर कभी कोई ड्यूटीज़ की नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो हुआ ये कि एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि बेसिक एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी और बेसिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ थोड़ा भाषा के ऊपर होता है। एंड मेन होता है आपका वॉइस टेस्ट। तो वॉइस टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एक बहुत बड़ा सा कमरा है उनका और सामने जो आपको आवाज़ सिर्फ इस मॉनिटर से आती है। ओके।
और मॉनिटर्स के पीछे बैठे लोग, जहाँ सामने स्क्रीन होती है उस पर एक पर्दा, उस पर एक कपड़ा या कुछ ऐसा लगा दिया जाता है कि आप उन्हें देख नहीं सकते, ना वो आपको देख सकते हैं ना आप उन्हें देख सकते हैं। ओके। सो ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट चीज़ तो वो रखते हैं। खाली वॉइस से जज करते वो सिर्फ वॉइस से जज करते हैं सो दैट उनका ओपिनियन कलर ना हो। हैं। सो वो एक शीट रखी होती है, यू गेट अबाउट 2-3 minutes टू काइंड ऑफ रीड इट, गो थ्रू इट। एंड वो आपका उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें आपकी स्पीच के इंटोनेशंस, उसमें आपके पॉजेज एंड आपकी लैंग्वेज पर ग्रास्प को शायद जज करते हैं। मैं यही अस्यूम करूँगा क्योंकि मेरी उनसे कोई पर्सनल बात कभी नहीं हुई, लेकिन सो मैंने वो एक पर्चा पढ़ा और मुझे याद है कि एक लेडी थी, उनकी आवाज़ मुझ पर आई कि उन्होंने कहा आप एक पॉइंट पर रुके थे, आप बताना चाहेंगे क्यों रुके थे? मेरे पास उसका कोई ख़ास जवाब नहीं था। मैंने कहा मैम कोई ख़ास रीज़न नहीं था, पता नहीं मैं क्यों रुका है। तो बोले वुड यू लाइक टू डू अ सेकंड रीड? मैंने कहा यस मैम आई वुड लव टू। और मैंने उसका सेकंड रीड किया और अगली बार मैं वहाँ नहीं अटका। तो बाद में रिज़ल्ट आया एंड हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो उसी वक्त क्या हुआ कि आई थिंक एज लक वुड हैव इट, मैं UTV चला गया और मेरा वहाँ ऑडिशन क्लियर हो गया और मैं वो करने लगा। तो जब तक मेरी ड्यूटीज़ आई, दे वर लाइक अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ऑलमोस्ट 12:30 से लेके मॉर्निंग 4:30 की शिफ्ट। दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दैट टाइम। सो बट या दिस इज हाउ द होल, आज भी शायद यही एग्जिस्ट करता होगा प्रोसेस। आई एम अस्यूमिंग कि ऑल इंडिया रेडियो का उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, आज भी वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जैसे अब आज आप इतना सारा वॉइस ओवर्स करते हैं, तो लैंग्वेज वाइज हिंदी वर्सेस इंग्लिश की कुछ अप्रोच अलग होती है जब आपके सामने कोई हिंदी की स्क्रिप्ट आए वर्सेस इंग्लिश की स्क्रिप्ट आए? बिल्कुल दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। तो उसके थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप जस्ट बिकॉज आप अंग्रेजी बोल सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप अंग्रेजी का वॉइस ओवर कर सकते ओके। और जस्ट बिकॉज आप हिंदी बोल सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप हिंदी का वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसका एक सिंपल टेस्ट है। मेरा ये मानना है कि जब आप अंग्रेजी में वॉइस ओवर करें तो ये ना लगे सामने वाले को, ये लगे कि ये हिंदी नहीं बोल पाता होगा। ये बहुत ही बेसिक पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब नेचुरल एज पॉसिबल लगना चाहिए। हिंदी जब वो बोले तो लगे कि इसको अंग्रेजी नहीं आती। ओके। ये एक सिंपल पैरामीटर, एक सिंपल टेस्ट है। अगर आपके दोनों भाषाओं का इसमें क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जस्टिस 100%। जैसे कई लोगों की हिंदी में अमेरिकन एक्सेंट आता है। बिल्कुल, तो वो दिख जाता है, वो पता चल जाता है। तो सिंपल है, जो हम हिंदी में करते हैं वो हिंदी दरअसल हिंदी नहीं हिंदुस्तानी है। हाँ जी। जिसमें कि तो अगर आपको उर्दू की भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप हिंदी वॉइस ओवर के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको एहसास ही नहीं है कि आप कितने सारे शब्द उर्दू के बोल रहे हैं। हाँ। उर्दू बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, सब मिक्स है। तो ये दोनों ही भाषाएं, दैट्स व्हाई उर्दू एंड हिंदी आर कॉल्ड सिस्टर लैंग्वेजेस। ये दोनों इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है कि ये दोनों रीजनल और एक कल्चर से इवॉल्व हुई जी। तो अगर आपके पास उस भाषा का, अगर आपने उसमें कुछ शब्द संस्कृत के भी हैं, उसमें कुछ शब्द फारसी के भी हैं, अरबी के भी हैं, तो अगर आपने उनको नहीं पक्का किया, जैसे संस्कृत से आए हुए स, श और श का फर्क आप में नहीं आया, तो एक साहब ने मुझसे बोला कि मैंने कुछ बोला राष्ट्रपति, तो उनको लगा कि मैं एक्सेंट में बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, इसमें वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही वाला श होता है, तो वो श है वो, तो उसमें वो लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर कहीं नुक्ता लगा रहे हैं उर्दू शब्द में, तो जब वो जहाज बोल रहे हैं, अगर आप जहाज बोल देंगे, तो अगर आप आम भाषा में ये चीज़ बोलते हैं, आई एम नॉट अ ग्रामर नाज़ी, आई डोंट लाइक टू पिक ऑन दीज थिंग्स, बट लेकिन अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो क्या होता है, यू रिप्रेजेंट अ ब्रांड। ईच टाइम जब भी आप वॉइस ओवर कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उनकी भी रेपुटेशन इन्वॉल्व है साथ। बल्कि रेपुटेशन तो फिर भी एक मटीरियलिस्टिक चीज़ हो गई। एक रिक्वायरमेंट ये है कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो किसी के किसी मान लिया जाए एमपी की टूरिज्म की हो रही है, आप उसकी टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो जब आप उसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, आप उसके आचरण विचरण की बात कर रहे हैं, जो उसके क्या फ्लोरा फोना वहाँ पर मिलता है, तो अगर आपने उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रखा तो जैसे ही आपको कुछ लगेगा ना, वो खटकेगा, आपको लगेगा कि कुछ तो गलत है, अचानक से वो ब्रांड क्रम्बल कर रहा है।
तो ये है तो कि इससे ये साबित होता है कि वॉइस ओवर कितना इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली मतलब इट इज प्रोबेबली द सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है किसी भी फिल्म का। मतलब देखिए, ये तो ये हो गया कि मैं अपनी चेस्ट, आई एम नहीं थंपिंग माय ओन मतलब चेस्ट, लेकिन मैं सारे इंडस्ट्री के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको कि अगर डिक्शन की वजह से हम इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाएं किसी विजुअल के हाँ, से, तो दैट शोज कि वो कितना इंपॉर्टेंट है ना सही डिक्शन का होना वहाँ क्योंकि जो पर। पूरा जब पूरी फिल्म होती है वो टोटलिटी में हर इंसान उस की प्लेयर होता है, जी जी। चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, चाहे वो जिसने लाइटिंग की है, चाहे वो हर इंसान, हर प्लेयर, इस पूरी चीज़ को भी बनाने में पूरी टीम लगी है, तो वो पूरी टीम इंपॉर्टेंट होती है। जो भी कहीं कोई अपना काम नहीं करेगा वो स्टैंड आउट करेगा, वो अपने आप और ही खटकने लग वो उस जाएगा। पूरे प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा, अचानक से वो पूरा प्रोडक्ट खराब दिखेगा। अब चूंकि डिक्शन की और प्रोनाउंसिएशन की इतनी ज़्यादा बात हो ही चुकी है भाषा की, तो मैं चाहूँगा कुछ आप हमें लाइव करके दिखा दो वॉइस ओवर, तो हमें मज़ा आ जाएगा। Okay. जो भी आपके पसंद का कुछ हो छोटा सा। ओके, तो ये इसमें कई सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो एक सेटिंग है जहाँ पर कि बहुत सारे टर्माइट्स हैं, बहुत सारे माइट्स हैं, और उनकी एक पूरी सेना है, ओके। और वो किस तरह से खा रहे हैं। लेकिन वो चूंकि ये इस तरह का बोर्ड है जो जिसको कुछ नुकसान नहीं हो अच्छा, सकता, प्लाई बोर्ड की प्लाई बोर्ड का है, ओके सो इट्स एक्शन टेसा बोर्ड। ओके। सो इट सेज ये जैसे कि ये चूंकि उनका नेता है, जी। और इसमें सारी वॉइसेस मेरी है, अच्छा। इवन एंड वॉइस, प्रोडक्ट विंडो की वॉइस भी मेरी है। ओके। सो आई हैड टू मेक इट इन अ वे कि ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग लगे। तो आई यूज दिस लिटिल, तो हम इसमें रजिस्टर्स यूज करते हैं जी। अपने कि इसको लाने के लिए कि मार्केट में हमारा नया शिकार आया है, लेकिन उसे खाते ही हमारे दांत टूट गए। सो यू हैव टू चेंज दैट कि आपको लगे कि हाँ यार दांत टूट गए उसके। जी। देन नाउ देयर इज अ सेकंड कैरेक्टर कि आप समझ लीजिए कोई एक बूढ़ा विजडम वाला आदमी है, उनका बनाने चले थे बॉयलों में गुफा, हमारी तो फौजों के प्राण ही निकल गए। सो ही इज एन Very ओल्ड nice. मैन, ठीक है ना। एंड देन अब ये है थोड़ा सा नया, आप कैरेक्टर समझ लीजिए अपस्टार्ट बंदा है, ठीक है ना। जाने कौन से मटेरियल का बना है बॉयलों ने, तो हमें कोट ही दिया है। एंड देन उसके बाद एक प्रोडक्ट विंडो आ जाता है कि भाई okay. एक्शन टेसा बॉयलो किस तरह का ब्रांड। ओके। सो ये तो एक एड के साथ जुड़ी हुई चीज़ हो गई, बट जब हम डबिंग वगैरह में ये चीज़ करते हैं तो उसमें एक ये हो जाता है कि कितना जेन्युइन, ये नहीं कि आपको मेमोरेबल बनना, जी जी जी। ये है कि आप कितना जेन्युइन उस कैरेक्टर को निभा सकते हैं। निभा सकें। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप स्टैंड आउट नहीं करने चाहिए, कभी भी प्रोडक्ट में आप अलग नहीं दिखने चाहिए। वो एक प्रोडक्ट इज द किंग, बिल्कुल। वो स्टैंड आउट करना चाहिए। तो आपने अपना वो वहां तक रोल निभाया, आप सॉर्टेड। जी। सो आई कैन नॉट बी द हीरो ऑफ दैट, course, इट्स द प्रोडक्ट हु विल ऑलवेज बी द हीरो। जी। तो कुछ ऐसे खास कोई मेमोरेबल आपके प्रोजेक्ट्स रहे हो जो आपको कभी भूलते नहीं है? ऐसी हैं कुछ, एक मैंने बहुत ही डार्क डॉक्यूमेंट्री की थी जिसमें कि वो थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर देती है वो चीज़ें Okay. कि वो इट वाज ऑन यू नो हाउ दीज इन्फेंट्स आर स्टोलन एंड Okay. सोल्ड इन द अच्छा। मार्केट। ओके। तो इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस प्रोडक्शन हाउस, मतलब बेसिकली वो एक टीम है जो कि हिडन कैमरा से चीज़ें वो करती है। अब देखिए एक एडवांटेज होता है बिकॉज आप वॉइस ओवर एक्टर है, तो आपको ऐसे भी लोगों के साथ काम करना होता है। तो वो मुझे मालूम नहीं वो कभी सामने आई या नहीं आई, लेकिन मैंने उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में ये देखा कि जिस तरह से वो एक इन्फेंट को उठा रहा है और उसने उसको उसका वज़न तोला और एक वेइंग स्केल पे, आई मीन इट काइंड ऑफ shook me. It was yeah. So these ऐसी हार्ट रेंचिंग भी होती है जो आपको बिल्कुल वो कर देती है, बट एट द सेम टाइम देयर सो मेनी वार्म स्टोरीज जो आप करते हैं और आपको बहुत खुशी होती है उसे करके, क्योंकि उसमें काम इतना खूबसूरत हुआ होता है पीछे कि जैसे मुझे याद है मैंने एक CSR प्रोजेक्ट किया था
और जहाँ उन्होंने बहुत सारे बच्चे थे, चैलेंज्ड बच्चे थे, उनके बहुत लिमिटेड मीन्स थी और उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें उनके लिए बनाई हुई थी. सो देयर ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. तो आजकल ज़्यादा क्या होता है, ई लर्निंग ज़्यादा है, टीवीसी ज़्यादा है या एवीज ज़्यादा है? एवी सबसे ज़्यादा AV होती सबसे हैं. ज़्यादा है। एवी सबसे ज़्यादा होती है. देन ऑफ कोर्स देयर आर टीवीसीज एंड डिजिटल एड्स. Okay. तो अब टीवीसीज कम हो रहे हैं. अब जैसे आईपीएल का सीजन आया था तो एक पूरा डिजिटल एड्स आई थिंक ज़्यादा हो गए हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो हमसे राइट्स लिए जाते हैं, सो व्हाट हाउ द वॉइस एक्टर्स गिव देयर राइट्स आर, वो सिर्फ एक मीडियम को ही राइट देते हैं. ओके तो अगर वो रेडियो के लिए है तो वो रेडियो के राइट्स देंगे ओके। और एक लिमिटेड टाइम के लिए राइट्स तो राइट से आपका मतलब है कि आपकी वॉइस को यूज करने के यूज करने का उनको एक प्रोविजन है कि वो मान लीजिए आपने 24 महीने का दिया, तो Yeah. वो 2 साल तक आपकी वॉइस उस पर्टिकुलर मीडियम पर यूज कर सकते हैं। यस बट मान लीजिए आपने रेडियो का दिया और वो टीवी पर यूज करना चाहते हैं, तो क्या हाँ, तो वो उसके एजेंसी लिए- आपसे कांटेक्ट करेगी? यस, तो वो हमसे Okay. कांटेक्ट तो करते उसके लिए अलग से हैं. पेमेंट अलग होती से है? उसकी एक पेमेंट होती है. ओके तो हम उसके लिए पहले ही बात कर लेते हैं अगर श्योर है. जनरली क्लाइंट का मीडिया प्लान पहले से रेडी रहता है. Okay. उन्हें पता होता है कि हमें इस को कहाँ शोकेस करना है. तो अगर वो उसको रेडियो पे करना चाहते हैं, टीवी पे भी करना चाहते हैं, डिजिटल पे भी करना चाहते हैं, तो वो हमसे उसी तरह के राइट्स ले लेते हैं. ओके कुछ लोग परपेचुइटी राइट्स भी लेते हैं. तो परपेचुइटी Endless. में फॉर एवर. forever. सो वो राइट्स दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव बट देन दे डू गो फॉर इट. Okay. So these the payments for taking the rights, they are separate from what the voice actor is charging for that particular job. Yes. Okay. That's So it's kind of a royalty basically. It's kind of a royalty. Okay, okay. So this is interesting because I really don't think कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं, जैसे म्यूजिशियंस के साथ भी ये होता है, मैं देखता हूँ म्यूजिशियंस के साथ हमारा इतना इंटरेक्शन है, बट बहुत सारे लोगों को ये रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता ना, है। बिकॉज ये एक आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. हाँ जी। आपने क्रिएट किया है. It's डेफिनेटली very important to protect it and earn out of यस it. बिकॉज हाँ जी। आपने डेफिनेटली उसको ओन कर सकते हैं. जी। और क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि आपने उसको सोचा, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो प्रोड्यूसर होता है, आफ्टर ऑल ये सोचा तो उसी ने ना. जी। बीज तो कहीं ना कहीं वो भी उस पार्ट में वो ओनर हो जाता है. लेकिन जब वो उसको पूरा एक रूप दे देता है, ओनरशिप इज विद द आर्टिस्ट. जी, इट्स ऑलवेज विद द आर्टिस्ट. तो आई थिंक वो जब उसको राइट्स देते हैं तो हमेशा लिमिटेड होते हैं राइट्स, कि आपने इस चीज के लिए बनाया था या आप इस चीज के लिए फुल राइट्स हैं. ओके। आपने इस एड में बनाया, आपको पूरे राइट्स हैं. लेकिन कल को आप इसका एक म्यूजिक वीडियो बना के अपने लिए गाना रिलीज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक मी द पार्ट ओनर. ओके, अगेन वो पूरा प्रोसेस होगा रिपीट। जो कि बहुत फेमस हुआ था मिस्टर राजेश रोशन के हाँ साथ जी, हाँ and जी। उनके साथ, एंड ही वन द Okay. या ही वाज अवार्डेड 2 CR 1 CR ऐसा कुछ. तो अब जो नए लोग हैं जो वॉइस एक्टिंग की इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी है, या कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसमें अपना एक करियर बना सकता हूँ, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कुछ इंसान को अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, या कुछ स्पेशल इसके लिए पढ़ाई करनी है, कहीं से सीखना पड़ेगा? सो ये सवाल ऐसा है जिससे, एंड थैंक गॉड दैट यू आस्क्ड मी ऑन दिस मीडियम, बिकॉज आई ऑफन कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, एंड आई थिंक आई वोंट से इट ऑन अ डेली बेसिस, बट एटलीस्ट once or twice a week I get this question from someone and who wants to be a voice actor. अगर आप वॉइस ओवर के एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, doing it as a side activity will not help. ओके। As just a side business, like maybe you're in a business of medicine or you're in insurance. और or मैंने you're सोचा कि मैं वॉइस ओवर भी मैं कर लूँ, तो मेरे पास 2 घंटे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वो करूँ. सो होल्ड्स ट्रू फॉर एनी प्रोफेशन। या सो अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो वो शायद काफ़ी नहीं होता. ओके तो नॉट जस्ट एज अ साइड हसल, द साइड हसल कैन हैपन Okay. इफ यू आर ओके विद द साइड हसल, एंड आप किसी जगह पर हैं, मुकाम पर, एंड यू आर ओके कि मैं इतना देना चाहता हूँ, एंड यू आर ओके विद दैट साइड हसल, देन फेयर इनफ. दूसरी चीज़, वॉइस ओवर जब भी आप इसमें आना चाहते हैं, जस्ट अक्सर मेरे पास लोगों के सवाल ये होते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि अरे तुम्हें कुछ करना चाहिए. अगर है और करना है, बेस्ट मीडिया इज सोशल मीडिया. गो एड एंड एक्सप्लोर इट. आपको लोग वही बता देंगे.
अगर आप एक्सेप्टेंस है या नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप कोई पोएट्री पढ़ते हैं बिल्कुल। तो आप उसको किस फील के साथ पढ़ते हैं, आप उसके साथ कितनी जस्टिस कर पा रहे हैं, कोई स्टोरी है आप उसे पढ़िए, कौन रोक रहा है आप उसे पढ़िए, सबके सामने उसको पेश करिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेवरेज सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन, उसको फ्रिवलेसली मत यूज करिए। दूसरा, जिस भी भाषा में आप बंगाली हैं, आप चाहे उड़िया हैं, चाहे आप कन्नड़ हैं, आप चाहे तमिल हैं, मराठी हैं, हिंदी है, इंग्लिश, आप अगर ये भाषाएं बोलते हैं तो जस्ट बिकॉज आप बोलते हैं और इसलिए आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएंगे, ये काफ़ी नहीं। आपको जो जहाँ से आप वॉइस को निकालते हैं, दैट्स योर वोकल कॉर्ड्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को आपको कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल, वो आपको आना चाहिए और आपको उसको लेवरेज करना आना चाहिए। जनरली एक बेसिक लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये सभी लोग करते हैं, घर पे अपने सब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपका कोई छोटा बच्चा आएगा तो आप उसे कहेंगे, अरे छोटू मुन्ना कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, आपने मॉड्यूलेट कर लिया, आपने मॉड्यूलेट किया, आपको किसी ने नहीं सिखाया। सडनली आपकी कोई दोस्ती, अरे शिखा, अरे यार तुम कैसे, अरे यार कैसी बात कर रहा है तू, आप उस पिच से बता देंगे कि ये इंसान कितना क्लोज है इनके। कई बार अगर आप फोन पे भी आप बात कर रहे हैं किसी से तो सामने वाला बता देगा ये इनके कितना नजदीक है, बिल्कुल, ये किससे बात कर रहे होंगे। खासतौर से जब वाइफ का फोन आता है तो टोन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। सो तो फादर से आप बात करेंगे तो अलग तरह से बात करेंगे, दोस्त आएंगे उनसे अलग तरह से बात करेंगे। अब आप कहेंगे तो बस यही होता है वॉइस ओवर। तो मैं कहूँगा शुरुआत के लिए तो यही होता है ठीक है, शुरुआत करने के लिए, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए अच्छा होता है कि आपको अवेयरनेस आ जाए ये कि ये ऐसे करने से चीज़ें हो जाती जी। तो यही चीज़ें जब आप एक गिवन, आपको जो सिनेरियो दिया गया है अगर आप उसे कर पाएं, तो जैसे आप दो दोस्त बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं, तो अभी तो आप बड़े नेचुरली बात कर रहे हैं कि मैं दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको अगर स्क्रिप्ट मिले और वहां आपको एक दोस्त का किरदार निभाना हो, अचानक ही फॉर्मल हो जाएगा वो, तब अचानक से आप फॉर्मल, क्योंकि वो जो सेटिंग होती है वो एक फॉर्मल सेटिंग होती है, माइक होता है आपके सामने स्क्रिप्ट होती है और सर्टेन शब्द होते हैं, उन्हीं में आपको बोलना है। तो वो आप कैसे कर पाते हैं, उसके लिए यू रिक्वायर ट्रेनिंग। तो यू डू रिक्वायर, आपको वो स्किल थोड़ी सी होन करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप से कर पाएँ, कुछ चीज़ें देख करके, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। कुछ वॉइस एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप वो कर पाएँ तो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो देर आर सर्टेन एवेन्यूज, देर आर सर्टेन, आई मीन वी ऑल्सो हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड द वॉइस प्रोजेक्ट, जहाँ पर कि हम कुछ कोर्सेज ऐसे कर पाते हैं, बट मेरी थोड़ी समय की ऐसी मसरूफियत रहती है कि मैं इतना उसको अभी समय नहीं दे पा रहा। तो हमने 3 मॉड्यूल्स अभी किए हैं पूरे, एंड 4th इज़ इन द रनिंग, बट उसको मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ कि मैं कैसे हम लोग उसको इवॉल्व कर सकें, क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं जो YouTube बनाना में अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं, दे जस्ट डोंट नो द वे फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, शुरू तो कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, एक वो भी पॉइंट है। ये तो एक ऐसा पॉइंट है, मतलब यू हिट द नेल कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द, ऐसे यही नहीं, हम भी खुद भी अफ्लिक्टेड होते हैं, हम सब अफ्लिक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं होता ही है। तो अब उसमें सोचने की जरूरत है कि प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं। तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपने कहा, अच्छा आपने कहा कि यार आज मैंने सोचा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे करता हूँ। अब आप सोचने लग गए, लेकिन आपने फोन खोल लिया, फोन जैसे ही खोला तो उसमें रील आ गई, तो रील आ गई, तो रील से आपने वो कर लिया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। बिल्कुल। तो तीसरा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मुझे परफेक्शन करना है, कि नहीं, मुझे तो जब तक मैं बिल्कुल फाइनल मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, वो कभी होता नहीं, तो मैं फाइनल बेस्ट इक्विपमेंट ले लेता हूँ, बेस्ट चीज़ें ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ और मेरा ये हो जाएगा। तीसरा ये होता है सेल्फ डाउट किसी में कि यार अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले कैसे सोचेंगे, मेरा दोस्त सोचेगा यार ये तो मतलब अजीब ही अपनी बातें किए जा रहा है और इसे पता नहीं क्या हो गया, अच्छा खासा हमारे साथ बैठा रहता था। सो उसमें यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे दोस्त या मेरे घर वाले दे डोंट ओ यू एनीथिंग, बट यू हैव टू रीच टू द ऑडियंस, आपको उन लोगों तक पहुंचना है। तो यू आर राइट, यू हिट द नेल कि आप प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप कर रहे हो तो इट्स योर, इसके लिए देयर इज नोबडी एल्स टू बी ब्लेम्ड। एग्जैक्टली, आप बस शुरू कर लो। बिल्कुल। तो यही होता है, जब शुरू कर लेते हैं लोग तब हमारे पास आते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तब वो कहते हैं कि
जैसे किसी ने कहा कि मैंने अभी एक यूट्यूब चैनल बनाया है, इसमें मुझे थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन है, इसमें इसकी ज़रूरत है, देन वी कैन गाइड देम, तब उन्हें गाइड कर देते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि उनको ये बताने के लिए, ये नहीं कि वो अपने आप से कुछ अलग करें, वो जो कर रहे हैं उसको हल्का सा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा उसी में काफी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि किसी को ज्यादा चेंज करने से फिर वो नहीं रहते, नेचुरल खत्म हो जाता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सोचे ना, अगर हमारे मन में कुछ है, क्वालिटी धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होती रहेगी, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट कर चाहे वो रील बनाना है, चाहे कोई तबला बजाता है वो अपनी रील बनाए, कोई गाना गाता है वो अपनी रील बनाए, कोई वॉइस ओवर करता है वो अपनी रील्स बनाए। बेसिकली किसी के सामने आना किसी भी मीडियम पर, रील्स बनाना तो एक वन ऑफ द मीडियम्स है। एब्सोल्यूट, तो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट होती नोबडी चली ओज यू एनीथिंग। जी, यहाँ कोई किसी को बताने वाला नहीं है, कोई किसी, आपका जो ऑडियंस है वो खुद आप तक पहुंचेगा और आपको क्रिटिसाइज करेगा। जी जी उसको पॉजिटिवली लेना है, जी, उसी से इम्प्रूवमेंट हो उसी से इम्प्रूवमेंट होगी। वो खुद बताएंगे कि अरे आपने जिस तरह से बोला था ये अच्छा नहीं लगा मुझे, मेक अ मेंटल नोट ऑफ। जी 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 तो वही आपको बताते हैं कि आपका ऑडियंस ही आपको सिखाता है। जी, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सभी ने, फॉर यू एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं कभी कुछ रिकॉर्डिंग करने का, आपने कहा कि इसको थोड़ा सा ऊंचा कर ले, थोड़ा नीचे, आपसे मैंने सीखी जी है। जी जी, वही लोग सिखा रहे हैं, बिल्कुल। जिनका कोई स्टेक नहीं है वो नहीं सिखा रहे हैं आपको, वो कुछ नहीं सिखा के, वो सिर्फ आर्म चेयर थिंकिंग करके आपको बस ज्ञान दे रहे हैं। एक्चुअल में तो 100 में से 95 लोग तो ऐसे होते हैं हु डोंट इवन केयर अबाउट यू, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली यही होता है, ये भी एक होता है ना कि हम अपने बारे में इतना ज्यादा पर्सोना को इतना, हाँ, हमें लगता है कि भाई हमें सामने वाला हम सुन सुबह रहा है। बन के सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं पता नहीं हर कोई मुझे ही देख रहा है, आज वो मुझसे कैसे सोचेगा। एक्चुअली यहाँ किसी को किसी की नहीं किसी पड़ी, से फर्क नहीं है, सबको अपने अपने काम है, सबको अपने अपने काम है, सब अपने अपने फोन में और अपने अपने काम में, एवरीबॉडी इज बिजी है, या इज अ वेल रनिंग ज़ॉम्बी। तो सुरजन, मेरे को बहुत मज़ा आया कॉन्वर्सेशन में, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस जो हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, ये जो कॉन्वर्सेशन आज हमारी रही है ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरे हिसाब से हर एज ग्रुप का बंदा इससे रिलेट कर सकता है, चाहे वो 18 साल का है या वो 60 साल का है। वॉइस ओवर्स हर बंदा सुनता है, एंड जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम अपनी स्क्रीन्स को म्यूट कर दें तो हमें वॉइस ओवर इंडस्ट्री की अहमियत समझ में आएगी। करेक्ट। तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इस रील से सीखेगी, एंड थैंक यू सो मच आप हमारे स्टूडियो में आए। नो, प्लेजर्स ऑफ माइन। आई मीन तुमसे मिलने का इतना मुझे मौका मिला, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द टीम। ओके, तो दोस्तों ये थे सुरजन सिंह। इनकी आवाज़ ना सिर्फ सुनाई देती है पर आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, इनके सफ़र से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं, पर अगर आपके अंदर जुनून है और मेहनत करने का जज्बा है तो आपको अपनी मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट्स अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।